नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और सदियों से लोकतंत्र की भावना देश के हर कोने में विद्यमान रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह और किसानों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने ई अपशिष्ट की समुचित रिसाइकलिंग के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस सित्सिपास के बीच मुकाबला जारी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत की जनमानस के रगों और संस्कृति में रचा बसा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं के संघ की तुलना संसद से की थी। श्री मोदी ने कहा कि इन संघों में प्रस्ताव और संकल्प प्रस्तुत करने, गणपूर्ति यानी कोरम, मतदान और मतगणना के लिए स्पष्ट नियम थे। श्री मोदी ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का उल्लेख किया, जिसमें लोकतंत्र की भारतीय संस्कृति पर कई विचारोत्तेजक निबंध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12वीं सदी के भगवान बासवेश्वर का अनुभव मंडपम भारतीय इतिहास में लोकतांत्रिक मूल्यों का एक और उदाहरण है। अनुभव मंडपम में मुक्त विमर्श और चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य भारत में उरांव और मुंडा जनजातियों में भी सामुदायिक स्तर पर और सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि सदियों से लोकतंत्र की भावना देश के हर कोने में विद्यमान रही है। गणतंत्र को मजबूत करने के हमारे प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। गणतंत्र मजबूत होता है जनभागीदारी से, सबका प्रयास से, देश के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को निभाने से। और मुझे संतोष है कि हमारा मन की बात ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेनानियों की बुलंद आवाज है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इससे पारंपरिक रूप से मोटे अनाज उपजाने वाले छोटे किसानों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किसान उत्पादक संघों और उद्यमियों ने मोटे अनाज को बाजार में उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के बी रामासुब्बा रेड्डी और महाराष्ट्र के अलीबाग के केनाड गांव की शर्मिला ओसवाल का उल्लेख किया। ये लोग मोटे अनाज के प्रसंस्करण, उत्पादन और स्मार्ट खेती के प्रशिक्षण कार्य में लगे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ओडिशा के जनजातीय जिले सुंदरगढ़ में लगभग 1500 महिलाओं का एक स्व सहायता समूह मोटे अनाज के मिशन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान की देखरेख में पिछले वर्ष काम शुरू करने वाली अलंद भूताई मोटा अनाज किसान उत्पादक कंपनी की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बीदर जिले की महिलाओं की भी प्रशंसा की, जो हुलसूर मोटा अनाज उत्पादन कंपनी से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने G20 से जुड़े आयोजनों में मोटे अनाज से तैयार स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाने को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रसार करने वालों को भी इस वर्ष सम्मानित किया गया।
कौन होगा जिसको संगीत पसंद न हो? हर किसी की संगीत की पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन संगीत हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वो लोग हैं जो संतूर, बमहुम, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं। श्री मोदी ने इस महीने की 6 से 8 तारीख तक गोवा में आयोजित पर्पल फेस्ट को दिव्यांगों के लिए एक अनूठा प्रयास बताया। पर्पल फेस्ट कितना बड़ा मौका था, इसका अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि 50,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए। पर्पल फेस्ट की एक खास बात इसमें देश के प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी रही। उनकी ओर से ऐसे प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया जो दिव्यांग फ्रेंडली है। इस फेस्ट में दिव्यांग कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अनेक प्रयास देखे गए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक्सेसिबल इंडिया के हमारे विजन को साकार करने में इस प्रकार के अभियान बहुत ही कारगर साबित होंगे। प्रधानमंत्री ने बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में अपने संबोधन की चर्चा करते हुए कहा कि ये देश के सबसे पुराने विज्ञान संस्थानों में से है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष इस संस्थान को 145 पेटेंट प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री ने ई अपशिष्ट के विषय में कहा कि आज हम जिन उपकरणों को नवीनतम मान रहे हैं, कल वही ई अपशिष्ट बन जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ई अपशिष्ट का ठीक से निपटान न किए जाने पर पर्यावरण को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को दोबारा उपयोग के लायक बनाने के क्षेत्र में कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रोसेस के जरिए ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकलर्स इस क्षेत्र से जुड़े हैं और बहुत सारे नए उद्यमियों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी पर बजट 2023 आपके साथ साथ बाजार के कई क्षेत्रों, उद्योगों और देश के लिए क्या है महत्वपूर्ण और क्या होगी सुर्खियां। केंद्रीय बजट पर होगा विस्तार से विश्लेषण दिन भर आकाशवाणी समाचार के साथ, विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया और होंगे विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी लाएंगे आप तक 1 फरवरी बुधवार को सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और अन्य मीटरों पर। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा। एक रिपोर्ट। समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य तथा केंद्रीय पुलिस बलों के बैंड 29 मनमोहक धुनें बजाएंगे। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो देखा जा सकेगा, जिसमें 3,500 स्वदेशी ड्रोन नजर आएंगे। समाचार कक्ष से रवि कपूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया। ये उद्यान आम जनता के लिए प्रत्येक सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। दर्शक कई अन्य आकर्षणों के साथ साथ इस उद्यान में ट्यूलिप के फूलों की समय समय पर खिलने वाली 12 अनूठी प्रजातियां देख सकेंगे। इस बार ये उद्यान लगभग 2 महीने के लिए खुला रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। पिछले वर्ष सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद किसी देश की उनकी ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि ये वैश्विक चुनौतियों पर विचारों के आदान प्रदान करने का एक अवसर है जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सामने है। यात्रा के दौरान श्री कोरोसी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी हित के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे कल वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद को संबोधित करेंगे। श्री कोरोसी आज बीटिंग रिट्रीट में भी शामिल होंगे।
हैदराबाद में G20 समूह की 2 दिन की स्टार्टअप 20 बैठक आज भी जारी है। बैठक में कार्यकारी समूह, स्थानीय समुदाय, स्टार्टअप और संबंधित पक्षों के साथ जमीनी स्तर के मुद्दों पर विचार कर रहा है। बैठक में G20 देश और 9 विशेष आमंत्रित देशों के लगभग 180 प्रतिनिधि और स्टार्टअप से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि स्टार्टअप 20 कार्यकारी समूह स्टार्टअप के लिए अनुकूल परिस्थितियां मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल भारतीय जनता पार्टी और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT ने एक बार फिर गठबंधन को जारी रखने का निर्णय लिया है। सीटों को लेकर हुए समझौते के अनुसार भाजपा 55 और IPFT 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास आज झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराज नगर में गोली लगने से घायल हो गए। घटना के समय श्री दास एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। ब्रजराज नगर के SDPO गुप्तेश्वर भोई ने संवाददाताओं को बताया कि ओडिशा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक गोपाल दास ने स्वास्थ्य मंत्री पर गोली चलाई। गोपाल दास को तुरंत हिरासत में लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास को इलाज के लिए विमान से राजधानी भुवनेश्वर लाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर में सेना ने कुपवाड़ा जिले के लोगों के लिए एक हथियार प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुपवाड़ा के युवाओं को सुरक्षा बलों की ताकत और सेना की आंतरिक गतिविधियों से परिचित कराना था। कार्यक्रम में वज्र डिवीजन के मेजर जनरल AS पेंधरकर सहित कई सैन्य अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासबेला जिले में आज सुबह एक बस के खाई में गिरने से 44 लोगों की मृत्यु हो गई। बस क्वेटा से कराची जा रही थी और इसमें 48 यात्री सवार थे। पुलिस ने बताया कि अब तक 41 शव निकाले जा चुके हैं। न्यूजीलैंड में देश के उत्तरी द्वीप में बहुत तेज वर्षा के बाद लागू आपातकाल आज भी जारी है। वर्षा से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन हुआ है, साथ ही सड़कें उखड़ गई हैं। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 1 लापता है। न्यूजीलैंड के मौसम विभाग ने पूरे ऑकलैंड में मंगलवार तक मौसम बहुत खराब रहने और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज और कल वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य मौसम केंद्र के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। राज्य के दूर-दराज स्थानों में वर्षा और ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में इस समय सर्बिया के नोवाक जोकोविच और ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास के बीच मुकाबला चल रहा है। इससे पहले महिला डबल्स के फाइनल में मौजूदा चैंपियन और चेक गणराज्य की शीर्ष वरीयता प्राप्त बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी ने जापान की 10वीं वरीयता प्राप्त सुको आयोयामा और इना शिबाहारा को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे लखनऊ में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। इससे पहले भारत ने एक दिवसीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड को हराकर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। दक्षिण अफ्रीका में महिला अंडर 19 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 रन से हराया था। ओडिशा में हॉकी विश्व कप का फाइनल आज जर्मनी और बेल्जियम के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड तीसरे स्थान के लिए मुकाबला करेंगे। कल क्लासिफिकेशन मुकाबलों में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराकर अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वां स्थान हासिल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है और सदियों से लोकतंत्र की भावना देश के हर कोने में विद्यमान रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों, स्व सहायता समूह और किसानों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने ई-अपशिष्ट की समुचित रिसाइकिलिंग के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो जाएगा। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस सित्सिपास के बीच मुकाबला जारी और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।